नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पिवाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनी और मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम अर्थशास्त्र में चैप्टर 1 विकास कंप्लीट कर चुके थे और चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक लेक्चर 1 कर चुके थे। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र क्या होता है, सब कुछ पढ़ चुके थे। आज किसने कितनी बढ़ोतरी करी है वो जानना है, कौन आगे चल रहा है वो जानना, किसने कितना रोजगार उत्पन्न किया है वो जानना है। तो हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा लेक्चर नंबर है ये 2, वीडियो नंबर 2। तो आज सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो भैया आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। तो तृतीय क्षेत्र ने जो तृतीय क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र। ये बढ़ के आ गया, इसका महत्व कैसे बढ़ गया, इसकी इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ गई वो जानेंगे। अधिकांश लोग कहां नियोजित है, मतलब ज्यादा लोग कहां पे काम कर रहे हैं, परछन बेरोजगारी क्या होती है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सब आज हम लोग जानने वाले हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो ये है उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। देखिए अब आपको इस बात को समझिएगा कि उत्पादन में मतलब हम दो बातों पर आज चर्चा करने वाले हैं। एक तो जो हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी उत्पादन, कि भाई उत्पादन कौन से क्षेत्र ने बढ़ाया, और दूसरा जो हमारा सवाल है आपके दिमाग में भी होगा और सबके दिमाग में होता है और होना भी चाहिए, वो है कि रोजगार कौन से क्षेत्र ने बढ़ाया। भाई क्षेत्र 3 ही है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो कौन से ने तो ज्यादा उत्पादन करा है? तो ये उत्पादन तो क्या है, हमारी जीडीपी निर्धारित करता है। ये उत्पादन से तो क्या पता चलेगा, हमारी जीडीपी पता चलेगी, क्योंकि जितना उत्पादन होगा भारत की सीमाओं के अंदर वो भारत की जीडीपी में गिना जाएगा, और भारत की जीडीपी बढ़ेगी मतलब देश विकसित हो रहा है, देश विकासशील से विकसित की ओर बढ़ रहा है। तो उत्पादन तो हमारी जीडीपी है, पर रोजगार होना भी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि रोजगार ही क्या करेगा, लोगों की आय बढ़ाएगा, इनकम बढ़ाएगा। जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उनका जीवन स्तर बढ़ेगा, यह बहुत अच्छी बात है। तो लोग, रोजगार हमसे जुड़ा हुआ है, लोगों से जुड़ा हुआ है। और ये बात भी हमें ध्यान में रखनी का, उत्पादन करेगा कौन, लोग ही तो करेंगे, तो रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। पर यहाँ पे जो थोड़ी सी ट्विस्ट वाली बात है विद्यार्थी, वो यही है कि उत्पादन तो कोई से क्षेत्र में बढ़ रहा है और रोजगार कोई से क्षेत्र में बढ़ रहा है। ये कैसे होता है ये देखो। सबसे पहले उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। तृतीय क्षेत्र का महत्व कैसे बढ़ा, इंपोर्टेंस कैसे बढ़ी वो जाना। 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। अब देखो कि 40 वर्ष हैं कौन से, ये 40 वर्ष बोले 1973-74 से लेकर करके कहां तक, 2013-14 तक। ये वाले जो 40 साल है ना, इन 40 सालों में क्या हुआ है, हर क्षेत्र में, तीनों क्षेत्र में, प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक में, तीनों में क्या है, उत्पादन में वृद्धि तो हुई है। ठीक है, तीनों में क्या है, उत्पादन में वृद्धि तो हुई है, पर जितनी वृद्धि किसमें हुई है, तृतीय क्षेत्र में हुई है, उतनी दोनों में नहीं है। प्राथमिक और द्वितीयक में उतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी तृतीय क्षेत्र में हुई है। तो सवाल ये हमारा ये है कि भाई तृतीय क्षेत्र में इतनी वृद्धि क्यों, और इसका इतना महत्व, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों। परिणामतः वर्ष 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा। देखो अब सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या हुआ था, 1960 तक का जो दौर चला ना हमारे देश में, उस दौर में क्या हुआ था, हमारे देश में खाने के भंडार सब में बहुत बुरी तरीके से कमी आ चुकी थी। जब कमी आई तो उसके बाद 1960 में क्या है, हरित क्रांति आई। क्या है, 1960 के दशक में, 1960-70 के बीच में हरित क्रांति आई। तो जब ये हरित क्रांति आई, पहली बात तो ये हरित क्रांति थी क्या, इस बात को समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये 9th की चीजें हैं। वैसे तो हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, हरित क्रांति के अंदर क्या लेकर आया है, ये कहा गया है कि आप अधिक उपज वाले, जो अच्छी वैरायटी वाले सीड्स हैं, बीज है, वो इस्तेमाल करो, उससे उपज ज्यादा होगी, आपके फसल में क्या होगा, उत्पादन ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छे खाद, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, कीटनाशक, मतलब जो सारी चीजें हैं वो क्या है, आधुनिक हो चुकी थी। हम आज तक पारंपरिक इस्तेमाल करते थे, गाय का गोबर डाल दिया, चलो मजे करो, नीम के पत्तों का पानी डाल दिया कीटनाशक के रूप में, मजे करो। पर अब हम लोग क्या है, मॉडर्न हो चुके थे। तो इससे क्या हुआ, हरित क्रांति से हमारा उत्पादन बढ़ चुका था। तो 1960 के बाद जब हरित क्रांति आई तो हमारा प्राथमिक क्षेत्र में क्या होगा, उत्पादन बहुत बढ़ गया था, प्रोडक्शन क्या हुआ, बहुत बढ़ गया, और हम क्या है, आत्मनिर्भर बन चुके थे। अब हमें किसी से गेहूं या अनाज मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हम आत्मनिर्भर बन चुके थे, और इतने बन चुके थे कि हम विदेशों में भेजना हमने शुरू कर दिया था। तो हरित क्रांति ने क्या करा, प्राथमिक क्षेत्र का और भी उत्पादन बढ़ा दिया। और वैसे तो क्या रहा है, हमेशा प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा उत्पादन हुआ, लोग भी ज्यादा जो काम कर रहे थे वो प्राथमिक क्षेत्र में। हरित क्रांति ने क्या करा, इसका उत्पादन बढ़ा दिया। पर समय के साथ धीरे धीरे क्या हुआ, 2014 तक आते आते क्या हुआ, तृतीय क्षेत्र ने प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित कर दिया, मतलब रिप्लेस कर दिया। प्रतिस्थापित कर दिया मतलब उसकी जगह हटाकर खुद आ गया। अब क्या है, 2014 तक पहले तो प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा था, अब उसको क्या बोला, भाई तू हट, मैं तेरी जगह लेता हूं, और तृतीय क्षेत्र क्या हो गया, सबसे ज्यादा उत्पादन करने लगा।
भारत में तृतीय क्षेत्र का इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? सवाल हमारा यही कि भाई भारत में इतना इंपॉर्टेंस बढ़ा तो बढ़ा क्यों और इसके क्या कारण है? तो इसके 3-4 कारण हैं, वो हमें जानने हैं। सबसे पहला कारण क्या है? किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासन कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकताएं होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। भाई मैंने आपको क्या कहा था? तृतीय क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र है और इसमें सारी सेवाएं आएंगी। भाई सारी सेवाएं आ गई, अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय। ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय क्या है? जो वहां का प्रशासन है, ठीक है, वो आ जाता है उसमें। भाई जैसे कलेक्टर से जो नीचे की पोस्ट होती है, वो एसपी से नीचे की पोस्ट है, तो जो गांव को हैंडल करता है वो लोग आ जाते हैं। नगर निगम आप लोग समझते हो, ठीक है। नगर निगम तो क्या होता है? स्थानीय शासन व्यवस्था में होता है, हमने संघवाद में पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्थानीय शासन व्यवस्था का भाग है नगर निगम। रक्षा, तो भाई आप अगर किसी जगह की बात करते हो रक्षा में, जैसे पुलिस आ गई, और देश की रक्षा की बात करते हो तो हमारे जवान सैनिक खड़े हैं। परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मूवमेंट। बैंक, बीमा कंपनी, ठीक है, बीमा जो आपका इंश्योरेंस करते हैं, इन सभी की सेवाओं की क्या है? हर देश को सभी को जरूरत पड़ी, ठीक है भैया। आज क्या है? अस्पताल की जरूरत है, जो प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहा है ना उसको भी जरूरत है, और जो द्वितीय क्षेत्र में काम कर रहा है उसको भी जरूरत है। पर ये जरूरी नहीं है कि तृतीय क्षेत्र को प्राथमिक या द्वितीय की जरूरत पड़े। मैं पहले कह चुका हूं कि तीनों इंटर रिलेटेड तो है, पर अब हम लोग क्या है, ज्यादा जो डिपेंडेंट हो चुके हैं, किस पर हो चुके हैं? तृतीय क्षेत्र पे हो चुके हैं। भाई अस्पताल की जरूरत तो सबको पड़ेगी। शैक्षिक संस्थाएं की जो किसान का बेटा वो भी चाहेगा कि मैं पढ़ूं, उसको भी पढ़ाएंगे। डाक सेवा, भाई आपको पत्र भेजना, आजकल तो पत्रों की जरूरत कहां पड़ती है भैया? आजकल तो व्हाट्सएप चल गया, इंस्टाग्राम चल गया, टेलीग्राम चल गया, बहुत से सोशल मीडिया चल गए, पत्र की जरूरत कहां पड़ती है? पर डाक सेवा भेजनी पड़ती है, फिर भी सरकार के कागज तो आते हैं, ठीक है। थाना कचहरी का काम हो गया, किसी की लड़ाई हो गई तो भाई कौन सॉल्व करेगा? तो ये जो इतनी सारी सेवा है, बैंक की सेवा है, तो बैंक तो भाई किसान जो काम कर रहा है उसको भी लोन चाहिए, बैंक में जाएगा। परिवहन की सेवा, एक जगह से दूसरे सामान पहुंचाने के लिए भी, ये जितने भी सेवाओं के मैंने नाम लिए, ये सारी की सारी क्या है? बुनियादी सेवाएं हैं, मतलब जरूरी है। ये सभी क्षेत्र वालों को, सभी देशवासियों को, हर देश को ये सेवाएं चाहिए, और इसीलिए क्या है, इनका महत्व बढ़ा है, क्योंकि ये सेवा हर इंसान को चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो या किसी भी देश में काम कर रहा हो। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे प्यारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, ये हो सकता है आप हो, और यहाँ पे एक मैडम जी बैठी हुई हैं जो आप लोगों को पढ़ा रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है? शैक्षिक व्यवस्था में जुड़ी हुई है, शैक्षिक संस्थाओं से जुड़ी हुई है, तो ये हम लोग की सेवा दे रहे हैं। क्या करें? सेवा देने, तो सेवा की जरूरत तो सबको ही होती। दूसरा, किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। अब ये जितने भी जो काम मैंने बताया, इनकी ज्यादातर जो जिम्मेदारी है सरकार उठाती है। कहां पे? विकासशील देशों पे, जिनका पूरा विकास अभी नहीं हुआ। जो विकसित हो चुके हैं वहां तो कोई बात नहीं, हो सकता है अमेरिका में सारे स्कूल प्राइवेट वाले चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। पर जहां पे विकासशील, जैसे हमारा भारत, आपको यहां पे बताओ हॉस्पिटल सरकारी मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। प्राइवेट भी है पर हम सरकारी भी चला रहे हैं। आपको स्कूल प्राइवेट मिलता है पर सरकारी भी मिलता है या नहीं मिलता? डाक सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासन कार्यालय, नगर निगम, ज्यादातर चीजें इनमें से क्या है? सरकार ही इनकी जिम्मेदारी उठाती है। इसलिए भी क्या है? तृतीय क्षेत्र का थोड़ा सा महत्व बढ़ा है। दूसरा कारण क्या है? कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। देखो अब क्या हुआ भाई, ज्यादा से ज्यादा कृषि ने क्या कर दिया? बहुत उत्पादन कर, हरित क्रांति का बहुत उत्पादन। अब उस उत्पादन को भाई भंडार करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए भी तो आपको सेवा चाहिए। एक जगह भाई आपको यहाँ पे स्टोर रूम लोगे तो उसका भी चार्ज हो जाएगा, तो वो भी आपकी सेवा होगी। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए परिवहन भी चाहिए होगा, तो वो भी सेवा हो गई। आपको पैसा लोन से लेना है बैंक से, तो वो भी सेवा हो जाएगी। व्यापार जो आप कर रहे हो भैया, जो ट्रेड आप लोग कर रहे हो, आप वो अनाज घर में तो रखोगे नहीं, बेचोगे ना, तो वो व्यापार कर रहे हो, तो वो भी सेवा है। तो जैसे जैसे क्या हुआ है कृषि में और उद्योग में, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में और द्वितीय क्षेत्र में जैसे जैसे विकास हुआ है ना, तो तृतीय क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। इस बात को समझना कि भैया क्या हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, द्वितीय क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। तो यहां इन दोनों में अगर बढ़ोतरी हुई है तो लाजमी बात है, साफ सी बात है, क्लियर है, नो डाउट तृतीय क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि तृतीय क्षेत्र सेवा का क्षेत्र और सेवा की जरूरत हम सबको ही पड़ेगी। हर क्षेत्र को सेवा की जरूरत पड़ेगी। प्राथमिक वाला ज्यादा से ज्यादा अनाज का उत्पादन कर रहा है, फसल का उत्पादन कर रहा है, तो उससे क्या होगा? उसको परिवहन की, बैंक की, बीमा की, हजारों लाखों ऐसी सेवाएं होंगी जो उनकी जरूरत पड़ेगी, और जब जब सेवा की जरूरत पड़ेगी तो सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र बढ़ता ही जाएगा। तीसरा कारण है, जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य कई सेवा, जैसे रेस्तरां मतलब रेस्टोरेंट है ये, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में इस परिवर्तन को देख सकते हैं। देखो ये क्या हुआ भाई,
जैसे मान लो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं हूँ आज, मैंने पहले मान लो मैं 100 रुपये कमाता हूँ और अब मेरा क्या हो गया, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड सुधर गया और मैं 1000 रुपये एक दिन के कमाने लगे। जब 100 से 1000 रुपये में आया हूँ तो मेरी इनकम बढ़ी है। जब इनकम बढ़ी है तो भैया मेरी तो मांग भी बढ़ेगी, मेरी इच्छाएं भी बढ़ेंगी। ठीक है, कल तक तो मैं सोचता था चलो यार 100 रुपये ही कमाते, घर पे खाना खा लेते। अब क्या है भाई, 1000 रुपये कमा रहा हूँ तो यार चलो आज तो रेस्टोरेंट में खाना खा करके आएंगे, चलो 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 चलते, कोई बात नहीं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाऊंगा। तो मेरी इनकम बढ़ी तो क्या है, मैं सेवा की और अच्छी सेवा की मांग करूंगा। भाई मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं ये चाहूंगा कि जो मेरे फैमिली में जो बच्चे हैं वो क्या करें, प्राइवेट स्कूल में पढ़े। मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं चाहूंगा कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल रहा तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाऊं। मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं ये चाहूंगा कि व्यावसायिक प्रशिक्षण, मतलब जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है जो मेरे काम को और भी इंप्रूव बना सकती है, ऐसी कोई ट्रेनिंग करूं। इन सब पर क्या होगा, ये सारी की सारी क्या है, सेवा। जैसे मान लो मैं कंप्यूटर का कोर्स करने चला जाऊं तो वो ट्रेनिंग दे रहा है, वो जो सेवाएं दे रहा है तो उसकी और भी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ी है ना, तो इन सेवाओं की और भी मांग बढ़ी है। और खास करके ये चीज आप नगरों में देखोगे, शहरों में देखोगे कि लोग बहुत मांग करते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट की, अच्छे स्कूल्स की, अच्छे हॉस्पिटल्स की, इन सबकी डिमांड करते हैं। ये भी कारण है। दूसरा कारण ये है, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है ना, वो सेवा के क्षेत्र में ही इन्वेस्ट करता है, वो सेवा के क्षेत्र में ही इन्वेस्टमेंट करता है, निवेश करता है। हर किसी की हिम्मत नहीं होती बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलने की, हर किसी की हिम्मत नहीं होती बहुत छोटे लेवल पर भी उद्योग चलाने की। वो सेवा के क्षेत्र में जाता है, वो छोटा सा स्कूल खोल देगा, एक कोचिंग सेंटर खोल देगा, ठीक है, 10-5 कंप्यूटर लगा करके क्या करेगा, ट्रेनिंग करवाना शुरू करवा देगा, ठीक है, कोई रेस्टोरेंट खोल देगा, ढाबा खोल देगा। तो उससे क्या, जैसे पैसा बढ़ेगा फिर वहां से पैसा और भी जनरेट होना लोगों के पास शुरू हो जाएगा। जैसे ये देखो बहुत शानदार रेस्टोरेंट है, ठीक है, यहाँ पे लोग बैठ करके एंजॉय करते हैं, ठीक है। चतुर्थ, जो चौथा हमारा कारण है वो क्या है, विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई है। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। अब चौथा कारण क्या है, विगत दशकों में, दशकों का मतलब एक दशक में 10 साल होते हैं, तो विगत मतलब कुछ जो पिछले दशक रहे, मतलब हम मान के चलते हैं 40 साल, मतलब 4-5 जो दशक रहे 40-50 साल का, उन दौरान क्या हो, सूचना संचार प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आईटी का विकास हुआ है, कंप्यूटर का हुआ है, कम्युनिकेशन में भी आजकल तो बहुत अच्छी आने लगे, जैसे कि बहुत जल्दी हम लोग बात कर लेते हैं, अच्छा इंटरनेट चलता है। तो इन जगहों पर भी क्या है, जो सेवाएं हुई है ये बहुत महत्वपूर्ण भी है और अपरिहार्य, मतलब बहुत ज्यादा हमारे लिए खास है, इंपॉर्टेंट है। तो इन सेवाओं के उत्पादन में भी तीव्र वृद्धि हुई है। सेवा का, जहां पर भी सेवा का उत्पादन होगा वो तटीय क्षेत्र में जोड़ दिया जाएगा। तो जैसे देखो कि भाई ये कोई कंपनी के लोग हैं, मीटिंग करने के लिए आए हैं, हो सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए रिलेटेड कुछ बात कर रहे हो कि हाँ भैया हमें ये काम करना है। तो जो भी आजकल काम है सारा तो इंटरनेट पे होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे सब कुछ इंटरनेट के थ्रू चल रहा है, तो कोई भी काम उसके बिना नहीं हो सकता। तो इनकी जरूरत बढ़ी है। पर हमें एक बात और ध्यान में रखनी है, वो ये रखनी है कि जितने भी सेवा के काम, सेवा क्षेत्र वाले जितने भी हमारे काम है, ये सारे के सारे में बढ़ोतरी नहीं हुई, ठीक है भाई। जरूरी नहीं है जितना काम रेस्टोरेंट का बढ़ा है उतना ही स्कूल खोलने का भी बढ़ा हो। तो सेवा क्षेत्र में भी जितने काम है उन हर काम में बढ़ोतरी नहीं हुई है, कहीं कहीं ये बढ़ोतरी नजर आई है, बाकी तो स्लो डाउन ही चल रहा है। सेवा क्षेत्र के सभी सेवाओं में समान रूप से संवर्धि नहीं हो रही है, संवर्धि मतलब बढ़ोतरी नहीं हो रही। यही बात तो मैंने अभी कही कि समान रूप से, इक्वल तरीके से बढ़ोतरी नहीं हो रही। भाई रेस्टोरेंट 100 खोल रहे हैं तो हॉस्पिटल भी 100 खुले, नहीं, ऐसी बात नहीं। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करती है। नियोजित का मतलब क्या है, काम पर रखती है, लोगों को अपॉइंट करती है। तो सेवा क्षेत्र काफी लोगों को काम पर रख रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और बहुत बेहतरीन सेक्टर ये बनकर उभर रहा है। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों का रोजगार मिलता है। देखो अब क्या सेवा क्षेत्र में भी, जहां पे कुशल मतलब आपको क्या है, जो एक्सपर्ट आदमी है, जो एक्सपर्ट है, जो टैलेंटेड है, उनको शिक्षित, जो पढ़े लिखे हैं, ऐसे श्रमिकों का जो काम है वो सीमित है, सीमित लिमिटेड काम है, ज्यादा काम नहीं है उनको सब कुछ। भाई देखो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला काम चला है, अब क्या हुआ है भाई, पहले अगर कोई काम के लिए 10 जने चाहिए होते, अब वो एक काम से, कंप्यूटर से सारा एक जगह से काम हो जाता है, घर पे बैठे हुए काम हो रहा है, तो एक जने ही क्या है उसको कंट्रोल कर लेता है। तो काम क्या हो गया, लिमिटेड हो गया। किसके लिए, कुशल और शिक्षित लोगों के लिए। परंतु जो लोग कुशल नहीं है, जो शिक्षित नहीं है, वो लोग तो क्या कर रहे हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं, तो वो भी सेवा। जैसे देखो दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकान खोल के बैठ जाते हैं। भैया आपके वहां पे जो जनरल स्टोर है, आप वहां जाते हो दूध की थैली लेकर के लिए, भाई दूध दे दो, दूध दे दिया, बिस्किट दे दो, बिस्किट दे दो, वो आपको सेवा ही दे रहा है। भैया उत्पादन तो जो आया है, जो बिस्किट बनकर के आया, वो तो और कहीं से आया है, वो तो सिर्फ सेवा का पैसा ले रहा है।
कि हाँ भाई मैंने तुझे पकड़ाया है इसका दे, और जो मैंने आगे पे करा वो दे दे, बात खत्म, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो वो छोटी दुकानें खोली, कोई मरम्मत का कार्य कर देगा, कोई छोटा मोटा परिवहन का काम, मतलब जैसे कोई ने ऑटो ले लिया, एक गांव से दूसरे गांव में ले जाने लगा। ये छोटे मोटे कामों में क्या है, लोग ज्यादा लगे हुए हैं, इन कामों में कम है। तो जैसे ये देखो, ये है जनरल स्टोर, आपको यहाँ पे 1 रुपए की 4 वाली टॉफी चाहिए, चॉकलेट चाहिए तो ले लेना, मेरा नाम ले देना कि मैं मनीष सर ने बोला था, आपको चॉकलेट दे देगा, ठीक है, कोई बात चिंता की बात नहीं। अब ये हमें क्या है, एनसीईआरटी में आपके एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को बहुत ध्यान से और प्यार से समझने की हम लोगों को जरूरत है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद है, वो क्या है, सकल घरेलू उत्पाद, या इसे क्या कहते हैं हम लोग, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसे देखो, ये जो है ये 1973 और 74 का है, ये 2013 और 14 का है। तो ये जो नीचे वाला बॉक्स है ये प्राथमिक क्षेत्र का है, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र ऑरेंज वाला, और ग्रीन वाला जो दिया हुआ है वो किसका है, तृतीय क्षेत्र का है। तो यहां पर देखो, जो सकल घरेलू उत्पाद में जो ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, प्राथमिक क्षेत्र का है, उसके बाद किसका है, तृतीय क्षेत्र का है, और उसके बाद किसका है, द्वितीय क्षेत्र का है। मतलब क्या रहा है, मतलब समझने की कोशिश करना कि भाई प्राथमिक में द्वितीय और तृतीय, प्राथमिक कौन से नंबर पे रहा है, पहले पे, ठीक है, तृतीय कौन से नंबर पे रहा है, दूसरे पे, और द्वितीय कौन से नंबर पे रहा है, तीसरे पे। ये कब की स्थिति है, 1973-74 वाली स्थिति, ठीक है। अब आ जाओ 2013-14 वाले में, इसमें जो पहले नंबर पे रहा है भैया कौन सा रहा है, तृतीय क्षेत्र, दूसरे नंबर पे कौन सा रहा है, द्वितीय क्षेत्र, और तीसरे नंबर पे कौन सा आ गया भैया, प्राथमिक क्षेत्र आ गया। तो अब यहाँ पे डाल देते भाई, प्राथमिक क्षेत्र किस पे आ गया, तीसरे पे, द्वितीय क्षेत्र किस पे आ गया, दूसरे पे, और तृतीय क्षेत्र पहले पे। मतलब क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन में जो है वो बहुत तगड़ी गिरावट आई है। भाई सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या है, जो उत्पादन हम लोग कर रहे हैं, तो ये प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन में बहुत तगड़ी कमी आई है, पहले नंबर से तीसरे नंबर पे जा चुका है, और द्वितीय क्षेत्र तीसरे से दूसरे पे, और तृतीय क्षेत्र दूसरे से पहले पर आ चुका है। तो मतलब भाई पहले पे प्राथमिकता, अब कौन है, तृतीय के, तो प्रतिस्थापित कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन के मामले में। ये क्या है, आंकड़ों के हिसाब से, अब परसेंटेज के हिसाब से देखते हो, तो परसेंटेज के हिसाब से भी अगर हम लोग देखते हैं तो पहले 1973-74 में प्राथमिक पहले पे, तृतीय दूसरे पे, और द्वितीय तीसरे पे, और फिर क्या हुआ, तृतीय पहले पर आ गया, द्वितीय दूसरे पे, और प्राथमिक तृतीय पे। मतलब वही बदलाव क्या है, परसेंटेज के रूप में दिखाया गया है। तो ये चीज क्या दर्शाती है कि प्राथमिक क्षेत्र को पूरी तरीके से हटाते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे बड़ा उत्पादन करने लगा है, और जीडीपी में अपना जो है कॉन्ट्रीब्यूशन किसने ज्यादा कर दिया है, किसने, तृतीय क्षेत्र ने, सेवा क्षेत्र ने ज्यादा कर दिया। अब सवाल दूसरा हमारा, भाई पहला सवाल था उत्पादन और दूसरा सवाल रोजगार। तो अब दूसरा सवाल हमारा यह कि अधिकांश लोग कहां नियोजित है, मतलब अधिकांश जो ज्यादा लोगों को रोजगार कौन सा सेक्टर दे रहा है, प्राथमिक क्षेत्र दे रहा है, या द्वितीय क्षेत्र, या तृतीय क्षेत्र। तो भैया हमारा उत्पादन वाली बात तो क्लियर हो गई। अब जो हमारा सवाल है वो है रोजगार से जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ, रोजगार से जुड़ा हुआ। तो अब रोजगार में कौन से क्षेत्र ने करा है वो हम देखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ठीक है, इनके बारे में जानेंगे किसने ज्यादा रोजगार हमें दिया। सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ। तो सकल घरेलू उत्पाद हमने अभी जीडीपी में देखा, बहुत तगड़ा परिवर्तन हुआ। पहले प्राथमिक क्षेत्र का दबदबा था, अब तृतीय क्षेत्र का दबदबा है, किसमें, उत्पादन के मामले में। पर बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रोजगार आज भी ज्यादा कहां पर है, कहां पर है भैया, प्राथमिक क्षेत्र में ही है। आज भी रोजगार कहां पर है, प्राथमिक क्षेत्र में ही ज्यादा है। क्यों है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि तृतीय और द्वितीय में क्यों नहीं हो पाया। आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता है। नियोक्ता का मतलब क्या होता है, जो अपॉइंट कर रहा है, जो मालिक है वो है। तो सबसे ज्यादा रोजगार कौन दे रहा है, प्राथमिक क्षेत्र दे रहा है। देखो दो शब्द होते हैं इंग्लिश के हैं वैसे, मैं आपको बता देता हूं। एक होता है एम्प्लॉयर और एक होता है एम्प्लॉय, ठीक है, एक होता है एम्प्लॉय और एक होता है एम्प्लॉय। तो जो एम्प्लॉयर है ये कौन है, ये नियोक्ता है। एम्प्लॉयर कौन है, नियोक्ता है, और आसान भाषा में बताऊं तो मालिक है, ठीक है। तो ये क्या है, मालिक है जो आपको जॉब पर रखता है। और एम्प्लॉय कौन है, कर्मचारी है। और एम्प्लॉय कौन है, कर्मचारी है जो काम पे रहता है। सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, ई और आर का, पर शब्द का जो मतलब है वो बदल जाता है। एम्प्लॉयर मालिक बन जाता है, एम्प्लॉय कर्मचारी बन जाता है। तो जो सबसे बड़ा नियोक्ता है, जो सबसे ज्यादा काम देने वाला सेक्टर है, वो कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्र का स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ। देखो अब मैं सवाल इसका ये है कि भैया प्राथमिक क्षेत्र का जो उत्पादन था वो तो बिल्कुल बढ़ गया, कम हो गया,
और तृतीय क्षेत्र ने जगह ले ली। पर जो ये सा स्थानांतरण का मतलब जो ऐसा ट्रांसफर जो हुआ है वो रोजगार में क्यों नहीं हुआ? अगर तृतीय क्षेत्र का उत्पादन बढ़ा है तो रोजगार क्यों नहीं बढ़ा? यह सवाल हम लोगों को दुखी करता है, हमारे मन में खटकता है, इसका जवाब हम चाहते हैं। इसका कारण यह है कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सर्जन नहीं हुआ। मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी नहीं मिली लोगों को। सर्जन मतलब क्रिएशन, अवसरों का सर्जन, अपॉर्चुनिटी लोगों के पास नहीं है। किसमें? द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में लोगों को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली कि उनका रोजगार का जो है ज्यादा से ज्यादा रोजगार बढ़ सके। और वो रोजगार आज भी किसमें रह गया है? प्राथमिक क्षेत्र में ही ज्यादा रह गया है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। तो लोग क्या है? काम तो कर रहे हैं पर सब क्या है? बहुत कम। अपनी जिनकी क्षमता है ना, वो आदमी काम 8 घंटे कर सकता है पर काम 4 घंटे मिल रहा है उसको। वो काम 10 घंटे कर सकता है, काम उसको 4 घंटे मिल रहा है। अपनी क्षमता से भी वो लोग कम काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कह रहे हैं? अल्प बेरोजगारी कह रहे हैं। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई कहते हैं क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए से अलग है खुली बेरोजगारी। तो देखो ये अल्प बेरोजगारी क्या है कि भाई आपको काम कर रहे हो पर आपकी क्षमता और भी अधिक है, आपको काम नहीं मिल रहा है। ठीक है। और ये क्या है? जिनके पास बिल्कुल ही काम नहीं है उनसे तो हट करके कुछ काम तो इनको मिल रहा है, इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। देखो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि किसान, ठीक है, किसान है, किसान का एक छोटा सा ही भूमि का भाग उसके पास है। अब उस पर क्या है? जो वो उत्पादन करता है, मान लो कि वो 100 किलो गेहूं का उत्पादन कर रहा है। कितने का? 100 किलो गेहूं का उत्पादन वो कर रहा है। अब उस 100 किलो गेहूं के उत्पादन के लिए उसको सिर्फ और सिर्फ कितने लोगों की जरूरत है? 5 लोगों की जरूरत है। ठीक है। और वो परिवार में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। परिवार में कितने लोग हैं? वो 10 लोग हैं पर उनसे जरूरत सिर्फ 5 की है, पर वो 10 के 10 क्या कर रहे हैं? यहां पर काम कर रहे हैं। 10 के 10 यहां पर क्या है? काम कर रहे हैं। क्योंकि जो बाकी के 5 हैं, जो बाकी के 5 उनके पास रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, वो क्या है? यहां पे काम कर रहे हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी यही कहती है कि भाई आप क्या है? काम कर रहे हो, दुनिया की नजर में आप काम कर रहे हो पर सच में तो आप बेरोजगार हो। ये 5 तो बेरोजगार है, इनको तो कुछ काम नहीं मिल रहा है, इसलिए वो किसान के साथ, अपने पिताजी के साथ खेती करने जा रहे हैं। अगर इन 5 को मैं हटा दूंगा यहां से तो भी उत्पादन 100 किलो ही होगा, और अगर 5 को मिला दूंगा तो भी उत्पादन 100 किलो ही होगा। अगर ये 5 प्राथमिक क्षेत्र को छोड़ करके द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में जाते हैं, कुछ काम ढूंढते हैं, काम करेंगे, तो फायदा क्या होगा? एक तो देश के उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी, पहली बात। दूसरी बात, इन लोगों को क्या है? ज्यादा आय मिलेगी। भाई यहां से तो तुम 10 लगो, 20 लगो, 50 लगो, 5 लगो तो उत्पादन 100 किलो का ही होगा, और उसका जो रुपया मिलेगा, जो इनकम होगी वो भी फिक्स होगी। पर अगर 5 लोग यहां पर काम कर ले और 5 लोग यहां पर काम कर ले, तो बताओ मेरे शहर और शहरियों, क्या इनको इनकम ज्यादा नहीं होगी? तो ये जो लोग प्रच्छन्न, जो ये बेरोजगारी है, छुपी हुई बेरोजगारी, छुपी हुई है। अब लोगों को तो लग रहा है कि हाँ भाई लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं तो 10 के 10 के पास बढ़िया रोजगार है, पर वो छुपी हुई है 5 लोगों की, वो तो बेरोजगार है, उनका रोजगार छुपा हुआ है, तो उनकी बेरोजगारी छुपी हुई है। ठीक है। यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दे तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही तो बताया भैया, अगर उन 5 लोगों को मैं कृषि क्षेत्र से हटा करके द्वितीय या तृतीय में भेज दूं तो कृषि क्षेत्र पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, उत्पादन उतना का उतना ही रहेगा। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय से परिवार की कुल आय में वृद्धि होगी? बिल्कुल होगी। मैंने बोला ना, वो 5 लोग अगर द्वितीय में चले जाए, तृतीय में चले जाए, तो आय में वृद्धि होगी, परिवार के में भी होगी और देश के में तो होगी ही होगी। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है, तो ये जरूरी नहीं प्राथमिक क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी हो, वो दूसरे क्षेत्र में भी हो सकती है, ऐसा हमारा मानना है। अब आ जाते हैं फिर से एनसीईआरटी वाले इस डायग्राम पे, रोजगार में क्षेत्रों की हिस्सेदारी। अब देखो, तो अब हम लोग रोजगारों की चर्चा करते हैं। देखो 1977 और 78 का आंकड़ा दिया हुआ है, इसमें जो सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है 71% रोजगार कौन दे रहा है? प्राथमिक क्षेत्र दे रहा है। कौन दे रहा है? प्राथमिक क्षेत्र। उसके बाद दूसरे नंबर पे दे रहा है तृतीय क्षेत्र 18% और 11% दे रहा है हमारा द्वितीय क्षेत्र। अब 2017-18 में, मतलब फिर से 40 सालों बाद जब बदलाव हुआ, तो पहले पर आज भी कौन है भैया? प्राथमिक ही है, दूसरे पर आज भी तृतीय है और तीसरे पर आज भी द्वितीय है। अब इस बात को, आंकड़ों को हम और भी क्लियर बात से समझते हैं। देखो मैं इस बात पे ध्यान देना कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये बात है। यहां पर हम बात कर रहे हैं उत्पादन की और इधर ही हम बात करेंगे रोजगार की। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या हुआ है? उत्पादन में गिरावट आई है, ठीक है, पर रोजगार अभी भी सबसे ज्यादा वही दे रहा है।
द्वितीय क्षेत्र में क्या हुआ है, उत्पादन में बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है भाई, तीसरे से वो दूसरे नंबर पे आ चुका था, आए नहीं आए तो तीसरे से दूसरे नंबर पे आ चुका था। तो उत्पादन में तो बढ़ोतरी हुई, पर रोजगार में क्या हुआ है, रोजगार में भी होने को तो बढ़ोतरी हुई। पहले 11% दे रहा था, 25% दे रहा है, बढ़ोतरी तो हुई है, पर जितनी प्राथमिक कर पाया है उतनी वो नहीं कर पाया। और तृतीय क्षेत्र में भी क्या हुआ, उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है और यहां पर भी बढ़ोतरी ही हुई है, 18 से 31% हो गया। पर सवाल जो जवाब हमारा वो यही है कि यहां पर आज भी सबसे ज्यादा जो रोजगार दे रहा है वो कौन दे रहा है, प्राथमिक क्षेत्र दे रहा है। 71% पहले दे रहा था और आज 44% दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रतिशत का ही फर्क आया है। तो यह हमारा फाइनल ही बात हो जाएगी कि उत्पादन में बढ़ोतरी और गिरावट किस प्रकार से तीनों क्षेत्रों में हुई। अब आ जाते हैं हम हमारे सवालों की तरफ। सवाल क्या है, यद्यपि आर्थिक गतिविधियों को 3 भिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है, लेकिन ये वे परस्पर एक दूसरे पर अति निर्भर करती। देखो, मैंने आपको ये बात पहले ही बोल दी थी, हमने आर्थिक गतिविधियों को 3 भागों में बांट दिया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तीनों को भागों में बांट दिया, पर फिर भी वो इंटर रिलेटेड है। ठीक है, क्या बोला है, परस्पर एक दूसरे पर अति निर्भर करती है, बहुत ज्यादा निर्भर करती है, इंटरडिपेंडेंट है। आप क्या करो, स्पष्ट करो, उनको साफ शब्दों में समझा दो। तो हम समझा देते हैं। द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करता है तथा उसका रूप परिवर्तित कर देता है, जैसे गन्ने से चीनी। भाई द्वितीय क्षेत्र क्या कर रहा है, प्राथमिक क्षेत्र से गन्ना लेकर के ही तो चीनी बना रहा है। गन्ना ही नहीं आएगा तो चीनी कहां से बनेगी भैया। तो ये क्या है, दोनों इंटर रिलेटेड हो गए, एक दूसरे की जरूरत पड़ गई। तृतीय क्षेत्र परिवहन के साधनों द्वारा गन्ने को फैक्ट्रियों तक या तथा चीनियों को बाजार तक लाने की सेवाएं उपलब्ध कराता है। भैया आप किसान ने गन्ना उगा दिया, फैक्ट्री वाले ने चीनी बना दी, अब उसको खरीदने के लिए बाजार तो ले जाना पड़ेगा। तो बाजार क्या है, कंधे पर रख करके ले जाओगे, पूरे देश में कंधे पर रख के बेचोगे, नहीं बेचोगे ना। उसके लिए क्या है, परिवहन की जरूरत पड़ेगी, परिवहन सेवा क्षेत्र में आ गया। प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में उत्पादित मशीनों एवं तृतीय क्षेत्र की सेवाओं का उपयोग करता है, इसलिए ये सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अब प्राथमिक क्षेत्र क्या कर रहा है भाई, ट्रैक्टर चाहिए, कहां पे बना, द्वितीय क्षेत्र में बना। ठीक है, उस ट्रैक्टर से सामान एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, वो तृतीय क्षेत्र का है। तो मतलब प्राथमिक क्षेत्र में दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। तीनों क्या है, इंटर रिलेटेड है, तीनों को एक के बिना अधूरा है, एक के बिना दूसरा अधूरा ही है। यही बात हम समझाना चाहते हैं। दूसरा सवाल पूछा, प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। प्रचंड बेरोजगारी क्या है, तो अल्प बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी हम लोग बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं कि प्रचंड बेरोजगारी क्या है, जो लोग क्या है छुपे में हैं, उनकी बेरोजगारी हमारे सामने आ नहीं रही। तो इसी के साथ जो ये हमारा है लेक्चर 2 आर्थिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कंप्लीट होता है। आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। बाकी अच्छा लगा हो तो ताबड़तोड़ कमेंट कर दीजिएगा कि सर अब हम हो चुके हैं तैयार और हमें होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार। बाकी अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और आपके अपने परिवार को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।